नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना कोई 6 साल पुरानी है, 5 या 6 साल पुरानी है, लेकिन ज़रूरी है, समझने के लिए भी ज़रूरी है। बात मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की है। 20 नवंबर 2000 26 नवंबर 2020 को राजीव नगर के तीसरी मंजिल पर मल्टी स्टोरीड फ्लैट्स की एक सोसाइटी थी। उसकी तीसरी मंजिल पर रहने वाली नर्स सौम्या अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए लगभग सुबह 9 बजे तैयार थी। वहाँ से जब नीचे आई तो नर्सिंग की ही एक स्टूडेंट दिव्या सोलंकी करीब 20 साल की युवती थी, जो नर्सिंग की स्टूडेंट थी और दोनों में बड़ी दोस्ती थी। सुबह जब वो तीसरे फ्लैट से दूसरे फ्लैट पर जिस पे दिव्या सोलंकी रहती थी वहाँ आती थी तो उसको आवाज़ देकर बुला लेती थी कि कॉलेज चलना है कि नहीं। रोज़ की तरह 26 नवंबर 2020 को भी दिव्या अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए जब नीचे के फ्लैट पर अपने से नीचे यानी दूसरे फ्लोर पर आई तो सड़क से सीढ़ी से लगी हुई उसके फ्लैट के गेट को खुला हुआ देखा। जोर से आवाज़ लगाई, दिव्या दिव्या दिव्या। भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई। चूँकि गेट या दरवाज़ा जिसको कहते हैं, फ्लैट का दरवाज़ा, वो काफ़ी खुला हुआ था। उसने धक्का देकर बेलौस भीतर चली गई कि पता नहीं कहाँ बिज़ी है, देर हो रही होगी नर्सिंग कॉलेज में क्लास की। जैसे ही वो भीतर घुसी वो देखकर ठिठक गई। फर्श पर दिव्या सोलंकी की लाश पड़ी हुई थी। बहुत ढेर सारा खून फर्श पर बहकर जम गया था। वो और ठिठकी और जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया तो देखा जो उससे जो हॉल से सटा हुआ कमरा था, उस कमरे में दिव्या के माँ की लाश पड़ी हुई थी। वो एकदम डर से कांपने लगी। बाहर निकलकर तेजी से सीढ़ियों से उतरते हुए उसने हल्ला करना शुरू किया, मार दिया मार दिया। पूरी सोसाइटी के लोग 1 मिनट में इकट्ठा हो गए। दरवाजे के भीतर जैसे ही गए, ताक झांक करके ये भी देखा कि घर में रहने वाले कुल जमा पूंजी 3 सदस्य, तीनों की लाशें फ्लैट में मौजूद हैं। बहुत बड़ी मात्रा में खून फर्श पर बहा हुआ है जो जम गया है। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे ये घटना पहले की थी या बीती रात की थी, क्योंकि वहाँ पर खून जो था वो फर्श पर जम गया था। तो फौरन हल्ला हुआ, लोगों ने पुलिस को इत्तला की, पुलिस आ गई। पुलिस ने घुस के देखा तो तीनों लोग अपनी अपनी जगह पर मरे पड़े हुए थे। दिव्या और उसकी माँ एक कमरे में यानी बाहर वाले कमरे में, और दिव्या के पिता गोविंद राम का शव दूसरे कमरे में। अब 4 मंजिलों वाले इस सोसाइटी में जो कई एक ब्लॉक्स थे उसमें रहने वाले बहुत से लोग थे। पुलिस ने नज़दीक से देखा, सभी को गोलियां मारी गई थी, खासकर सिर में। तो पुलिस की ये समझ में नहीं आया कि 3-3 4-4 गोलियां यहाँ फ्लैट में चली। न ऊपर वाले को पता, न नीचे वाले को पता, न अगल बगल वालों को पता कि यहाँ क्या हुआ होगा। खैर तुरंत ही पता लगा कि जब उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, खून के जमे होने से अंदाज लगाकर ये देखा गया कि 26 की सुबह 9 बजे ये लाशें देखी गईं दिव्या नर्स ने, और 25 की रात गंगा दशहरा की देव दिवाली की रात थी। 25 की रात देव दिवाली की रात थी और पूरे इलाके में पटाखों का शोर था, और संभवतः इसी शोर के बीच में कातिल घर के भीतर दाखिल हुआ होगा और एक एक सदस्य को गोली मारकर उसको मौत की नींद सुलाई होगी।
पूरे फ्लैट में सामान बिखरा पड़ा था। सभी बॉक्सेस, सभी अलमारियां, जितना बेड का बॉक्स, ये सब उखाड़ पछाड़ कर देखा गया था। खैर, पुलिस ने आगे का पता करना शुरू किया कि क्या हो सकता है, क्या इसके पीछे कहानी हो सकती है। 20 साल की नौजवान लड़की का शव देखकर पुलिस या किसी को भी सबसे पहले यही दिमाग में आता है कि कोई लव अफेयर का एंगल तो नहीं है। खैर, पुलिस ने उस एंगल पर भी काम करना शुरू किया। दिव्या पढ़ाई के साथ अपनी बड़ी बहन मोना के साथ बिजली कंपनी से जुड़े कुछ काम भी करती थी। पुलिस को शक था कि कोई सनकी आशिक इस वारदात के पीछे रहा होगा, या हो सकता है किसी ने दिव्या को पाने की जिद में, यानी एक तरफा प्यार में, पूरे परिवार को खत्म कर दिया। पिता 50 वर्षीय गोविंद राम सोलंकी सैलून चलाते थे। पत्नी का नाम शारदा था और बड़ी बेटी की चूंकि शादी हो गई थी तो वो दूसरे फ्लैट में अपने ससुराल में रहती थी, और बेटी दिव्या, यही 3 लोग इस फ्लैट पर किराए पर रहा करते थे। दिव्या नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी, जैसा मैंने आपको बताया था। दूसरा एंगल पुलिस ने, चूंकि 3 हत्याएं हुई थीं, एक पुरुष और 2 महिलाओं की, रतलाम में बिल्कुल हंगामा हो गया, अखबारों में, टीवी में, और यहाँ तक कि जब ज़्यादा हंगामा हुआ, सड़कों पर लोग आ गए, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी इसमें दखल देना पड़ा। ये कहना पड़ा कि ऐसे दरिंदे को माफ़ नहीं किया जा सकता। मैंने पुलिस को ये कह दिया है कि जितनी जल्दी हो सके इसका अनावरण करें ताकि उसे सज़ा दिलाई जा सके। अब ये हुआ कि इतना सामान जो बिखरा है घर में, और कोई चीज़ ढूंढी जा रही थी, तो क्या ढूंढा जा रहा था, इस पर पता ये लगा कि गोविंद राम ने हाल ही में अपनी एक ज़मीन 20 लाख रुपए में बेची थी। पैसे और लेन देन की दुश्मनी को भी एक पहलू मानकर जांच आगे को बढ़ाई जा रही थी। यानी कितनी ज़मीन थी, कब थी, कितने भाई हैं, किसको कितना हिस्सा मिला है। जब ज़मीन जरजोरू ज़मीन तीनों में ये तलाश करने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार कारण क्या रहा होगा। तो और तीसरा एंगल था शुद्ध रूप से लूट का एंगल, बिना ये जाने हुए कि इसके घर में कोई चीज़ बिकी है, कुछ पैसा आया होगा। सॉफ्ट टारगेट पता लगा कि 2 महिलाएं और 1 पुरुष रहते हैं। पुरुष अक्सर बाहर सैलून में रहता है, तो महिलाओं के कारण हो सकता है किसी ने रैकी करके इसे लूट के मकसद से टारगेट किया गया होगा। 24 घंटे जब बीत गए, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, तो फिर पुलिस के लिए ये परेशानी और सरदर्द बढ़ना शुरू हो गया। इन्हीं 24 घंटों में पुलिस की तमाम छीछा लेदर अखबारों में और न्यूज़ के चैनल्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, इनमें छीछा लेदर होने लगी। पुलिस ने फ़ौरन टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और वारदात वाली रात में एक्टिव करीब 20,000 मोबाइल नंबरों का डेटा, जब उसका टावर डाटा इकट्ठा किया जाता है कि एक पर्टिकुलर इलाके में पिछले 24 घंटे में कितने फ़ोन आए, किस नंबर से आए, किस नंबर को आए, और कितने फ़ोन गए, किस नंबर से गए, किसको गए, ये पूरा डाटा एक्सेल शीट बना के, और तब उसकी जांच की जाती है कि शायद इससे कुछ मिल सके। आसपास की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जाने लगी, और यहीं पर जांच में एक पहली और बड़ी सफलता मिली। एक सीसीटीवी फुटेज में रात करीब 9 से 10 के बीच 2 युवक स्कूटी पर जाते हुए दिखाई पड़े। ये वही स्कूटी थी जो वारदात के बाद से गायब थी, दिव्या की स्कूटी थी ये। पुलिस ने कैमरों के जरिए स्कूटी का पीछा शुरू किया। फुटेज दर फुटेज ट्रैक करते हुए टीम एक मंदिर के पीछे पहुंची, जहां ये स्कूटी लावारिस हालत में खड़ी मिली। करीब 200 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। बाद में पुलिस को ये पता लगा कि रास्ते में इन दोनों ने अपने कपड़े बदल लिए थे।
इसके बाद वे दूसरी स्कूटी से फरार हुए थे। अब पुलिस ने संदिग्धों की पहचान शुरू की और जैसे ही उनमें से अब जैसे एक रास्ते से निकला, वहाँ की सीसीटीवी में पता लगा, तो ये पता लगा ये रास्ता फलां जगह से ही जाएगा, तो वहाँ जो सीसीटीवी थी उसको देखा गया। अल्टरनेट रास्ता अगर कोई है तो उस पर जो सीसीटीवी मिलेगा वो देखेंगे, अगर वहाँ तक भी मिल गया तो आगे की सीसीटीवी। इस तरह कड़ी से कड़ी जोड़कर पुलिस ने सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया था और एक फुटेज में उस शख्स का जो स्कूटी चला रहा था उसका चेहरा साफ साफ दिखाई पड़ गया। और जैसे ही ये चेहरा साफ दिखा, पुलिस की टीम सन्न रह गई, क्योंकि कैमरे में दिखने वाला शख्स कोई साधारण अपराधी नहीं था, बल्कि एक साइको किलर था, जो बहुत ही शातिर कातिल था और बहुत शातिराना तरीके से ही लोगों को अपना निशाना बनाता था। अब पुलिस ने उस आदमी को केंद्र में रख के वो सारे जवाब तलाशने शुरू किए जो इन्वेस्टिगेशन के शुरू में सवाल उठे थे कि क्या इसका दिव्या से कोई संबंध है, इस परिवार को ही क्यों टारगेट किया गया, क्या इसके पीछे कोई और खौफनाक वजह है, और इस तिहरे हत्याकांड में कौन कौन शामिल था। 20,000 मोबाइल नंबरों की जांच और 200 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को इस व्यक्ति का हुलिया पता लगा और देखते ही आधे पुलिस वालों ने पहचान लिया कि इसका नाम दिलीप देवल था। गुजरात के दाहोद का रहने वाला दिलीप पहले से ही हत्या के मामलों में उम्र कैद की सज़ा काट रहा था। पैरोल पर बाहर आने के बाद वो फरार हो गया और फर्जी आधार कार्ड बनवाकर अलग अलग नामों से रतलाम में ही रह रहा था। पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से वो बेहद चालाक और हिंसक अपराधी माना जाता था। जांच में पता लगा कि लॉकडाउन के दरमियान दिलीप का गोविंदराम सोलंकी के यहाँ आना जाना बढ़ गया। गोविंदराम उस समय लॉकडाउन के समय घर पर ही लोगों के बाल काटते थे, जबकि उनका अपना सैलून था, लेकिन उस समय चूंकि बंदिशें थीं, उस समय तमाम तरह की बंदिशें लगाई गई थीं, दुकानें नहीं खुल सकती थीं, लेकिन बाल काटने का काम ऐसा है जो फिर जहाँ पता लगता था कि घर में ही बाल काटा जा रहा है, लोग आते थे। यही काम गोविंदराम घर पे कर रहे थे। वो वहाँ पर किसी न किसी बहाने गोविंदराम के यहाँ जाता था और धीरे धीरे उसने परिवार का भरोसा जीत लिया। इसी दौरान उसे पता लगा कि गोविंदराम ने हाल में ही एक ज़मीन बेची है जिसकी बड़ी रकम उसके पास आने वाली है। बस यहीं से लूट की साजिश तैयार हुई। दिलीप ने अपने साथ अनुराग बॉबी, गोलू और लाला भाभोर को, जो उसके टीम मेंबर्स थे पहले से, इन तीनों को भी शामिल कर दिया। 25 नवंबर 2020 की रात करीब 7:30 बजे चारों आरोपी राजीव नगर पहुंच गए, उसी मकान को टारगेट करके। गोलू बाहर निगरानी के लिए खड़ा रहा, जबकि दिलीप, अनुराग और लाला घर के भीतर घुस गए। उस वक्त शारदा सोलंकी यानी दिव्या की माँ कमरे में टीवी देख रही थी। दिलीप ने अंदर घुसते ही उनके सिर में गोली मार दी। आवाज़ सुनकर दिव्या दूसरे कमरे से तुरंत बाहर आई। सामने हथियार बंद बदमाशों को देखकर इसके पहले वो कुछ समझ पाती, उसे भी गोली मार दी गई। इसके बाद आरोपी घर में नकदी और जेवर बटोरने लगे, तलाशने लगे। एक एक अलमारी, एक एक बेड बॉक्स, एक एक संदूक, सब तलाशी करने लगे सभी 3 लोग। लेकिन तभी रात में 9 बजे गोविंदराम अपनी दुकान को बंद करके वापस घर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के भीतर कदम रखा, दिलीप ने उसे भी गोली मार दी। फिर उसके बाद सारा सामान और जो भी आभूषण उनको घर में मिला था वो लेकर वो घर से निकल गया। जाते समय वो दिव्या की स्कूटी की चाबी भी साथ ले गए थे। थोड़ी दूर पर गोलू स्कूटी स्टार्ट करके इंतज़ार कर रहा था। आरोपी वहां पहुंचे, कपड़े बदले और अलग अलग रास्तों से फरार हो गए। उन्हें लगा कि उन्होंने कोई सबूत नहीं छोड़ा है, लेकिन इलाके के सीसीटीवी कैमरे पर
उनकी पूरी मूवमेंट रिकॉर्ड हो चुकी थी। पुलिस ने भी चालाकी दिखाई। इन आरोपियों के चेहरे सार्वजनिक करने के बजाय सिर्फ स्कूटी की तस्वीरें प्रेस वालों को दी गईं, जो चैनलों में और अखबारों में छपी। इससे आरोपी निश्चिंत हो गए। अनुराग तो दोबारा गांधीनगर इलाके में घूमने भी लगा। पुलिस निगरानी कर ही रही थी। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और पूरी साजिश सामने आ गई। अनुराग ने बताया कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड दिलीप देवल ही है। इसके बाद पुलिस ने गोलू और लाला को भी दादोह से ही गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता लगा कि दिलीप सिर्फ इसी ट्रिपल मर्डर का आरोपी नहीं था। 5 महीने पहले 18 जून 2020 को रतलाम के कस्तूरबा नगर में हुए प्रसिद्ध डॉक्टर प्रेम कुंवर सिसोदिया की हत्या भी इसी ने ही की थी। दिलीप की पहचान एक महिला विशाला सोलंकी से हुई थी, जिन्होंने अपना स्कूल करीब 70 लाख रुपए में बेचा था। डॉक्टर प्रेम कुंवर उनकी दोस्त थी। मकान देखने के बहाने दिलीप उनके संपर्क में आ गया और बातचीत के दौरान उसने ये समझ लिया कि घर में जेवर और नकदी कितनी है। उसके बाद साथियों के साथ मिलकर ठीक इसी तरह से जैसे इसने 3 लोगों को गोली मारी थी, वैसे ही उसने डॉक्टर प्रेम कुंवर को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और लाखों का सामान लूटकर चले गए ये पूरा दिलीप देवल और उसके गैंग मेंबर्स। और पुलिस पिछले 6 महीने में तमाम हाथ पैर मारने के बाद भी इस हत्या को सुलझा नहीं पाई थी। दिलीप देवल के अपराध करने का तरीका लगभग एक जैसा था। वो पहले लोगों से दोस्ती करता था, घर में आता जाता था, आर्थिक स्थिति की जानकारी निकालता था, फिर लूट की योजना बनाता था। अगर उसे लगता था कि उसे इनमें से कोई भी पहचान सकता है तो हत्या करने में कभी पीछे नहीं हटता था। पुलिस जांच में सामने आया कि वो मोबाइल पर लूट और हत्या के वीडियो बहुत देखा करता था और उसी तर्ज पर वारदात की प्लानिंग करता था। उसके निशाने पर अक्सर छोटे परिवार, अकेली महिलाएं या ऐसे लोग होते थे जिनके बारे में उसे लगता था कि ये आसानी से शिकार बन सकते हैं। 2020 तक उसके द्वारा की गई 6 हत्याओं का खुलासा हो चुका था। इसी वजह से पुलिस ने उसको साइको किलर घोषित किया था। 3 दिसंबर 2020 को पुलिस को सूचना मिली कि दिलीप खाचरौद रोड पर देखा गया है। तत्कालीन एसपी गौरव तिवारी के निर्देशन में एक पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी शुरू की। दिलीप एक किराए के मकान पर पहुंचने वाला था। जैसे ही उसने पुलिस को देखा, उसने तुरंत अपनी रिवॉल्वर निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई गोलीबारी से इलाके में अफरा तफरी मच गई। मुठभेड़ में 2 सब इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। तब पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। कुछ देर चली मुठभेड़ के बाद दिलीप देवल गोली लगने से मारा गया। दिलीप के मारे जाने के बाद तुरंत बाद ही तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर इसकी सूचना दी थी कि आखिरकार नरपिशाच मारा गया। दिलीप के मारे जाने के बाद रतलाम मर्डर केस की कानूनी लड़ाई अभी चल भी रही है। मामले में कोर्ट में सुनवाई जारी है और अंतिम फैसला आना बाकी है। लाला और गोलू के ऊपर अभी भी मुकदमा चल रहा है और अभी तक इसका निर्णय नहीं आया है। न्यायिक प्रक्रिया अभी चल रही है। आज की घटना, मुठभेड़ में मारे गए अपराधी दिलीप देवल पर पहले से ही 6 हत्याओं का आरोप लगा था। वर्ष 2000 की 2 हत्याओं को अगर मिला दें तो कुल 8 हत्याओं, साथ में लूट, हर घटना में साथ में लूट की धाराओं वाले अपराध उस पर चल रहे थे। हत्या का तरीका सभी हत्याओं में एक जैसा ही था। सभी हत्याओं में उसने पहले दोस्ती की, फिर घर आना जाना शुरू किया, फिर घर में कितना पैसा है, कितना पैसा मिल सकता है इसका अंदाज़ा लगाना शुरू किया।
फिर फाइनली हत्या करके घर में लूट को अंजाम दिया। अब आप ये देखिए कि अनजान आदमी से 2-3 महीनों में कोई इतनी दोस्ती कैसे कर सकता है कि वो घर पर आना जाना शुरू कर दे। अगर ऐसा होता है तो इस स्थिति में संदेह का उत्पन्न होना जायज़ है, संदेह उत्पन्न होना चाहिए था। लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आती कि ऐसा 2 ही 3 महीने में कोई इतना शुभचिंतक कैसे हो सकता है कि घर आना जाना शुरू कर दे और खाना खाने के लिए भी कहे कि हाँ मैं खा के ही जाऊंगा। ये बात समझ में नहीं आती, क्यों लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आती। उसने कभी किसी का रेफरेंस भी नहीं दिया। हो सकता है पहले की हत्याओं में किसी का रेफरेंस दिया हो कि फलां ने आपके बारे में बताया था। तो जिन लोगों से दोस्ती शुरू की उस रेफरेंस वाले से भी पूछने की जहमत किसी ने नहीं की कि ये तो पूछ लें कि भाई आप कितने दिनों से जानते हैं, या कैसा आदमी है, ये घर पर आ रहा है, बातचीत कर रहा है, फलां सिलसिले में बातचीत कर रहा है। इतनी भी ज़रूरत नहीं समझी। अगर पूछे होते तो हो सकता है ये जवाब मिला होता कि ये तो मुझे भी अचानक मिल गया था। और ये वाक्य अपने आप में ही इतना इतना जिसको कहते हैं अपने आप में ही इतना पर्याप्त था कि आपके अंदर संदेह उत्पन्न कर दे। अच्छा चलिए, एक आध बार अगर ऐसा हुआ होता तो ये माना जाता कि ये चांस की बात है, लेकिन 6 हत्याओं में एक ही तरह का शातिराना अंदाज और एक ही तरीके से की गई हत्या, ये चांस नहीं हो सकती। इसलिए ऐसे अनजान आदमी से दूरी बनाकर ही रखनी चाहिए। घर में आने की इजाज़त तभी जब उसके बारे में पूरी जानकारी हो जाए। कहा गया है कहीं पर कि हर एक पर भरोसा करना ठीक नहीं होता, क्योंकि नमक और शक्कर का रंग एक ही होता है। आशा है आप समझ भी गए होंगे और सहमत भी होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।